तो चरक संहिता इतिहास पोर्शन कंटिन्यूशन में है, देखते हैं। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़ा था हमने टीका होगा। तो सबसे ज्यादा टीकाएं, पहली बात तो ये कि किसके ऊपर लिखी गई है, तो अष्टांग हृदय के ऊपर लिखी गई है। ये आपको आंसर लगाना है हमेशा। गयादास के बारे में देख पा रहे हो, इनको चंद्रिकाकार कहते हैं। इन्होंने चंद्रिका नाम से टीकाएं लिखी हैं, सुश्रुत पे भी लिखी है, चरक पे भी लिखी है। तो सुश्रुत पर जो टीका लिखी वो है न्याय चंद्रिका, न्याय पंजिका या बृहद पंजिका। ये टीका सिर्फ निदान स्थान पर है। गयादास चंद्रिकाकार, तो सुश्रुत पर न्याय चंद्रिका लिखी, चरक पर आपको दिखेगी आगे चरक चंद्रिका करके लिखी है, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो। तो चंद्रिकाकार, इन्होंने सुश्रुत पर न्याय चंद्रिका, न्याय पंजिका या बृहद पंजिका टीका लिखी, जो कि सिर्फ निदान स्थान पर है। जरूरी बात है, ध्यान रखना, निदान स्थान पर सिर्फ। आगे कह रहे हैं संस्कृत टीकाएं, तो चरकन्यास भट्टा हरिश्चंद्र 6ठी शताब्दी, खरनाथ संहिता का प्रतिसंस्कार भी किया उन्होंने। जरूरी बात है, चरकन्यास बाय भट्टार हरिश्चंद्र, 6th सेंचुरी इनका टाइम है। इन्होंने खरनाथ संहिता का प्रतिसंस्कार किया। चरक संहिता पर लिखी गई सबसे पहली टीका है। दूसरी चरक पंजिका, तो स्वामी जी का पंजा, 7th सेंचुरी, निरंतर पद व्याख्या, जेड जेड, तो जा 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 निरंतर एक ही लेटर जो रिपीट हो रहा है, तो निरंतर ऐसे याद रखते हैं। तो जेड जेड 9th सेंचुरी, चरक सुश्रुत वाग्भट, तीनों पर टीकाएं लिखी है। टाइम इनका 9th सेंचुरी। नेक्स्ट है परिहार वर्तिका, आषाढ़ वर्मा, 9th सेंचुरी, सीधे याद कर लेंगे, परिहार वर्तिका बाय आषाढ़ वर्मा, 9th सेंचुरी। बृहत तंत्र प्रदीप, नरदत्त, 10th सेंचुरी। टाइम याद रखना है, और राइटर भी नाम ही याद रख लोगे, कभी पूछा तो नहीं गया। तो नरदत्त, दा लग रहा है तो 10वीं शताब्दी। चरक चंद्रिका गयादास, बात हो चुकी है हमारी, 10th सेंचुरी, जहां भी दा लग जाता है आंसर 10 हो जाता है। आयुर्वेद दीपिका, चरक संहिता की सबसे फेमस टीका है, 11वीं शताब्दी इनका टाइम है, बिल्कुल याद रखेंगे। न्यास टीका, अमित प्रभ ने 11वीं शताब्दी में लिखी। न्यास टीका बाय अमित प्रभ, 11th सेंचुरी, इसको याद कर लेंगे। न्यास टीका, अमित प्रभ, 11th सेंचुरी। नेक्स्ट है चरक भाष्यकार, श्री कृष्ण वैद्य। चरक भाष्य, श्री कृष्ण वैद्य। अगर आपने देखा होगा वो एक प्रोग्राम आता था महाभारत कर, आता था ना पुराना वाला, तो वहां जो कृष्ण बना रखे हैं उनकी भाषा शैली देखना कभी यार, मतलब शुद्ध हिंदी, बड़े अच्छे से बोलना। तो मैं इसको वैसे याद रखता था कि कृष्ण भगवान की भाषा जो है वो उसमें दिखाते हैं, तो बहुत अच्छे से बोलते हैं वो। तो चरक भाष्य, श्री कृष्ण वैद्य, 11th सेंचुरी। वार्तिककार शीर स्वामी दत्त, 11th सेंचुरी। वार्तिककार, ठीक है, वार्तिककार शीर स्वामी दत्त, 11th सेंचुरी। चरक तत्व प्रदीपिका, शिवदास सेन, 15वीं शताब्दी। चरक तत्व प्रदीपिका, तो आपको बताया कि तत्व लेटर जहां देखो समझ जाना कि शिवदास सेन हो सकता है इसका जवाब। 15वीं शताब्दी। तो चरक पर तो लिखी उन्होंने चरक तत्व प्रदीपिका। कुछ और रचना इनकी देख लेते हैं, देखो आगे पहले। तो शिवदास सेन ने चक्रदत्त के ऊपर भी ऐसी एक टीका लिखी है, तत्व चंद्रिका नाम से। तत्व चंद्रिका, चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका। और देख रहे हो अष्टांग हृदय पर तत्व बोध, जो कि सिर्फ उत्तर तंत्र पर लिखी गई है। अष्टांग हृदय, तत्व बोध, उत्तर तंत्र पर। रस रत्न समुच्चय के ऊपर भी लिखी तत्व बोधिनी, तत्व बोधिनी, रस रत्न समुच्चय पर, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा देख लेना, क्वेश्चन तो नहीं देखे इनके ऊपर मैंने, लेकिन फिर भी एक नजर डाल लेंगे। शिवदास सेन की रचनाएं हैं सारी, खासकर ये अष्टांग हृदय वाली जो है सिर्फ उत्तर तंत्र पर है, तत्वबोध जो टीका है। अनामिका बोलेंगे। सर सर जो चरक न्यास है, न्यास टीका है वो सर अमृत प्रभ की बताई गई है, और सर जो आयुर्वेद न्यास है वो भट्टार हरिश्चंद्र की बताई गई है। बुक में ये लिखा है सर। आयुर्वेद न्यास, सर जो चरक न्यास भट्टार हरिश्चंद्र की पढ़ी ना, वो हाँ, अमृत प्रभ की बताई गई है। नहीं 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 और जो नहीं आयुर्वेद नहीं न्यास है, नहीं नहीं, वो गलत है, उसको रहने दो, जैसे यार लिखवाया ये सही है। ये तो क्वेश्चन ही कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसमें तो संभावना नहीं है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, चरकन्यास टीका किसकी है। एक तो ये वाली, और एक योगिनाथ सेन की पढ़ते हैं, चरकोपस्कार। ये दो क्वेश्चन सबसे हिट क्वेश्चन है टीकाओ के, तो इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल याद रखोगे जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार आ चुके हैं सर क्वेश्चन। जो चरक की, सर चर्च के ये नहीं है काशीनाथ और गोरखनाथ वाली बुक, इसमें हिस्ट्री में दिया हुआ है ऐसा। नहीं, वो गलत लिख दिया होगा, मे भी गलत पॉइंट लिखा गया हो। चरकन्यास इन्हीं की पढ़ते हैं हमेशा, भट्टा हरिश्चंद्र की, ठीक है ना। आगे देखोगे,
क्वेश्चन आ चुका है। खरनाद वाला क्या पॉइंट बताया था सर? खरनाद संहिता का प्रतिसंस्कार किया है इन्होंने, भट्टार हरिश्चंद्र ने खरनाद संहिता का प्रतिसंस्कार। ठीक है, और चरकन्यास वाला क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है, आप अभी गाइड लगाओगे तो वहां देखोगे आपको कई बार मिलेगा। तो जब क्वेश्चन भी आ चुका है तो वही चल रहा है, अगर हो भी मान लो किसी कारण से तब भी नहीं, आपको वही याद रखना है, इतनी बार आ चुका है एग्जाम में, चेंज ही नहीं करना है हमको। आगे देखेंगे तो चरक तत्व प्रदीपिका बाय शिवदास सेन 15वीं शताब्दी, चरक तत्व प्रकाश कोस्तुम नरसिंह कविराज 17वीं शताब्दी। कोई जरूरी नहीं है, एक रीडिंग लगा लोगे सिर्फ। जल्प कल्प तरु पढ़ाई थी कि गंगा का जल है ना, तो ठीक कर लेना, कल्प कल्प लिखा हुआ है, जल कल्प तरु, जल्प कल्प तरु गंगाधर राय 19वीं शताब्दी। बाकी शिवदास सेन की आ गई है वो टीका है। शिवदास सेन ने चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका टीका लिखी, तत्व चंद्रिका, अष्टांग हृदय पर तत्व बोध, और लिखिए सिर्फ उत्तर तंत्र पर, अष्टांग हृदय तत्व बोध सिर्फ उत्तर तंत्र पर। रस रत्न समुच्चय तत्व बोधनी टीका लिखी, रस रत्न समुच्चय पर तत्व बोधनी टीका लिखी। आगे आ जाओ, गंगाधर राय की लास्ट बात चल रही थी, बीच में ये जबरदस्ती चले आए शिवदास सेन। तो गंगाधर राय जल कल्प तरु वाले, इन्होंने अपनी जो बुक है इनकी जल कल्प तरु, उसमें चरक संहिता के ऊपर लिखी होगी, तो इसमें चरक संहिता को सो अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम इस नाम से संबोधित किया। तो याद रखोगे किसने कहा है, सो अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम, तो गंगाधर राय ने कहा है जल कल्प तरु में चरक संहिता के लिए। नेक्स्ट देखो, कुछ और बुक्स के नाम लिखे हैं, ये बुक्स भी गंगाधर राय की हैं, जो कुछ और बुक्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं। ये है हमारी भैषज्य रामायण, आग्नेय आयुर्वेद व्याख्या, भास्कर उदय, मृत्युंजय संहिता, आयुर्वेद संग्रह, प्रयोग चंद्रोदय, नाड़ी परीक्षा, वो नाड़ी परीक्षा इनकी भी है। तो कुल इनकी लगभग 76 रचनाएं हैं, 76 है ना, आपको रटने नहीं है। आग्नेय आयुर्वेद देख सकते हो, रीजन क्या है, इनको आग्नेय आयुर्वेद भी कहा जाता है, गंगाधर राय को आग्नेय आयुर्वेद भी कहते हैं, इसलिए आप ये टीका देख सकते हो आग्नेय आयुर्वेद, बाकी और कुछ नहीं। एक रीडिंग लगा लेंगे सिर्फ, चाहो तो एक और पॉइंट लिख लो यहीं पर, लिखो गंगाधर राय के अनुसार पाचक पित्त ठोस है और तिल प्रमाण में होता है। पाचक पित्त जो होता है वो ठोस होता है और तिल प्रमाण में होता है। नेक्स्ट देखो, गंगाधर के अनुसार पाचक पित्त ठोस होता है, ठोस यानी सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसका प्रमाण जो है वो तिल के प्रमाण में होता है, तिल प्रमाण। नेक्स्ट देखेंगे, चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती, क्वेश्चन आ चुका है ये भी, चरक प्रदीपिका बाय ज्योतिष चंद्र सरस्वती, टाइम है इनका 20वीं शताब्दी, टाइम 20वीं शताब्दी। बेटा माइक्स ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती 20वीं शताब्दी। फिर एक लिखिए चरकोपस्कार योगेंद्र नाथ सेन, टाइम वैसे इनका भी 19वीं शताब्दी है, 19th, यहाँ 20 लिखा है, 19 कर लो इसको। तो चरकोपस्कार बाय योगेंद्र नाथ सेन, मेन राइटर का नाम याद रखना है। तो उपकार कौन कर रहा है, योगी है ना, योगी है कोई व्यक्ति तो वो दूसरों पर उपकार करने की दृष्टि से काम करेगा। तो चरकोपस्कार बाय योगेंद्र नाथ सेन याद रखेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि नरसिंह कविराज ने माधव निदान पर रोग विनिश्चय विंधारण सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका लिखी, तो ये भी देख सकते हो नरसिंह कविराज ने, भरत तंत्र प्रदीप जो पीछे देखा था वो उसके राइटर है। तो नरसिंह कविराज ने माधव निदान पर भी रोग विनिश्चय विंधारण सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका लिखी। आपने पीछे देखा अभी चरक संहिता की सबसे फेमस टीका कौन सी है, आयुर्वेद दीपिका। ठीक है, आयुर्वेद दीपिका, तो वो किसने लिखी है, चक्रपाणी ने। चक्रपाणी। तो ये हाँ, और ये दीपिका वाली टीका है जो इन पे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ देख लो ये आयुर्वेद दीपिका है चक्रपाणी की, 11वीं शताब्दी, चरक के ऊपर आयुर्वेद दीपिका। अब देखोगे आगे एक आयुर्वेद दीपिका यहाँ भी लिखी हुई है, आयुर्वेद दीपिका या गुढ़ांत दीपिका इसी का दूसरा नाम है। ये शारंगधर संहिता पर लिखी गई है रुद्र भट्ट के द्वारा, ये भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इसका भी काफी आता है। आपको चक्रपाणी नहीं देगा ऑप्शन में, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि शारंगधर संहिता के ऊपर आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी, आपको पहला ऑप्शन रख के चक्रपाणी दे देगा और आप लगा देते हो। ध्यान रखना, आयुर्वेद दीपिका, आंसर लगाना है रुद्र भट्ट अगर शारंगधर की बात की जाए। इसी का दूसरा नाम गुढ़ांत दीपिका भी है, आयुर्वेद दीपिका और गुढ़ांत दीपिका।
जबकि दीपिका टीका, एक टीका है दीपिका सिर्फ, वो लिखी गई है वैद्यक जीवन, एक बुक है वैद्यक जीवन, जिसके राइटर है लोलिम राज। लिखना चाहो तो लिख लो, वैद्यक जीवन नीचे लिखा हुआ है। अच्छा सर आवाज नहीं आ रही सर, दोबारा बताओ सर, आवाज कट गई थी। हेलो एक मिनट, आपकी वॉइस तो सर, आवाज प्रॉपर, कट गई थी। बाकी लोग को तो वॉइस नहीं ब्रेक हो रही, जरा बताओ जरा मुझे एक बार। नहीं सर। नहीं, ठीक है, बोल रहा हूँ, चलो मैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, आपकी वॉइस क्लियर है क्योंकि देखो। तो आयुर्वेद दीपिका या गुढ़ान दीपिका, आयुर्वेद दीपिका या गुढ़ान दीपिका शारंधर संहिता पर लिखी गई है रुद्र भट्ट के द्वारा। सेम नाम से आयुर्वेद दीपिका टीका जो है वो चरक संहिता पर भी मिलती है, चक्रपाणी की। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि चक्रपाणी वाली पूछ रहा है या रुद्र भट्ट वाली पूछ रहा है शारंधर के ऊपर। ठीक, दूसरा एक और बुक का नाम लिखा है दीपिका टीका। तो दीपिका टीका कह रहे हैं कि वैद्यक जीवन के ऊपर लिखी गई है, दीपिका टीका वैद्यक जीवन के ऊपर। और वैद्यक जीवन जो बुक है वो ओरिजिनल लिखी है लोलिम राज ने। यहाँ योलिम हो गया तो गलत, थोड़ा सा गड़बड़ है टाइपिंग में, तो लोलिम राज है। तो दीपिका टीका जो है वो वैद्यक जीवन के ऊपर लिखी गई है। किसने लिखी? वो भी रुद्र भट्ट ने लिखी है 17वीं शताब्दी में, रुद्र भट्ट, सेम ही व्यक्ति हैं। वैद्यक जीवन कोई पूछ रहा है आपसे ओरिजिनली किसकी रचना है, तो लोलिम राज की रचना है। ये वही लोलिम राज है जिन्होंने लवंगादि वटी का भी उल्लेख किया। लवंगादि वटी जो है इन्हीं की देन है, जिसके बारे में आप पढ़ते हो कि 8 घटिका में कास ठीक हो जाता है। 8 घटिका में कास ठीक लवंगादि वटी से, तो इन्हीं की देन है लोलिम राज की। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको भी। चक्रपाणी, इनको चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्र नयन ये उपाधि दी गई है, क्योंकि चरक के ऊपर भी कुछ लिखा इन्होंने और सुश्रुत पर भी कुछ लिखा, तो दोनों से इनको ये उपमाएं मिली हैं। तो चरक पे लिखने की वजह से चरक चतुरानन और सुश्रुत पर लिखने की वजह से सुश्रुत सहस्र नयन ये उपाधि दी गई इन्हें। इनके गुरुजी का नाम नरदत्त था चक्रपाणी के, और पिताजी का नाम नारायण दत्त था। तो इनके गुरु है नरदत्त और पिता है नारायण दत्त। इनकी कुछ और रचनाओं के नाम यहां देख पा रहे हो, चक्रदत्त संग्रह या चिकित्सा संग्रह, शब्द चंद्रिका, द्रव्य गुण संग्रह, सर्वसार संग्रह, भानुमति या तात्पर्य टीका। कह रहे हैं टीका जो है सुश्रुत के सूत्र स्थान पर लिखी हुई है सिर्फ भानुमति। शुभंकर, गूढ़ वाक्य बोध, तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। 13वीं शताब्दी पे रहने देना, उसे क्या है वो बता रहा हूँ मैं, अगले पेज पे लिखा हुआ है। तो फिलहाल दोबारा एक बार देख लो। तो मैंने आपको बताया कि ये कुछ टीकाएं हैं, जैसे आयुर्वेद दीपिका है, तो ये चरक के ऊपर भी लिखी गई है और शारंगधर के ऊपर भी लिखी गई है। चरक पे लिखी चक्रपाणी ने और शारंगधर पे लिखी रुद्र भट्ट ने। ठीक है, इस टीका का दूसरा नाम है गुढ़ांत दीपिका। ठीक, दूसरा यही जो रुद्र भट्ट है, इन्होंने वैद्यक जीवन एक बुक है, उसके ऊपर भी सिर्फ दीपिका नाम से एक टीका लिखी है। शारंगधर पे आयुर्वेद दीपिका लिखी और वैद्यक जीवन पे दीपिका टीका लिखी। बस इतना याद रखना है। बाकी हम वैद्यक जीवन बुक की स्पेशली बात करें तो उसके राइटर हैं ओरिजिनल लोलिम राज। लोलिम राज ने लवंगादि वटी दी है, वो उनका मेन योगदान माना जाता है लवंगादि वटी, जिसके प्रयोग से 8 घटिका में कास ठीक हो जाता है। 8 घटिका में कास ठीक, प्लस इनका एक और बड़ा फेमस सा श्लोक है, आप लोगों ने सुना होगा, पथ्य सति गद अर्थस्य किम औषध निषेवणम करके। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप पथ्य का पालन कर रहे हो तो आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ठीक रहोगे, और बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाओगे। और अगर पथ्य का सेवन नहीं करते हो तब भी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब पथ्य का पालन ही नहीं कर रहे तो ठीक तो होने ही वाले नहीं हो आप। अगर हो भी जाओगे दोबारा बीमार पड़ जाओगे, तो भी क्या करोगे दवाई खा के, है ना। तो वो एक श्लोक है, वो भी इन्होंने दिया है लोलिम राज ने, तो वो भी याद रख सकते हो कि पथ्य पथ्य के बारे में जो श्लोक है वो इनका है। बस इतना याद कर लो, काफी है। आगे लिखा हुआ है, सर आपने बताया था पित्त ठोस करके, वो नहीं लिख पाया था मैं। पित्त ठोस होता है, गंगाधर राय की बात है कि पित्त जो होता है, पाचक पित्त, वो ठोस होता है और तिल प्रमाण में होता है। ठीक। आगे देखोगे, चक्रपाणी, इनको चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्र नयन कहा जाता है। चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्र नयन, इनके गुरुजी नरदत्त और पिता नारायण दत्त।
तो कंफ्यूज मत हो जाना, पिता देख के कहीं नर मत लगा देना कि भाई नर है मनुष्य है तो पिता होगा, ऐसा अपने आप कॉन्सेप्ट मत लगाना, वो नाम है उनके। पिता का नाम नारायण है, गुरु जी का नाम नर है, ठीक है ना। अन्य रचनाएं हैं वो देख लो। तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि चक्रपाणी की जो रचनाएं है ना, उनमें संग्रह नाम से कई रचनाएं हैं जरूरी इनकी। इसके अलावा जो भाषा शैली है उसके ऊपर भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो देख लो संग्रह वाली, जैसे चिकित्सा संग्रह यहाँ देख पा रहे हो, द्रव्य गुण संग्रह यहाँ देख पा रहे हो, सर्वसार संग्रह देख पा रहे हो। तो संग्रह वाली बुक्स दिखाई दे तो समझ लेना चक्रपाणी की हो सकती है। तो चिकित्सा संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह और सर्वसार संग्रह। इसके अलावा व्याकरण से रिलेटेड जैसे शब्द चंद्रिका यहाँ देख पा रहे हो, शब्द चंद्रिका, गूढ़ वाक्य बोध, और एक दो नाम जो हम गाइड पढ़ेंगे वहां देखेंगे, तो ऐसे याद रखोगे। बाकी एक टीका यहाँ लिखी है भानुमति या तात्पर्य टीका, तो वो सुश्रुत सूत्र स्थान पर लिखी है इन्होंने। तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है कि सुश्रुत संहिता पर कौन सी टीका लिखी है इन्होंने, तो उसका नाम भानुमति या तात्पर्य टीका। पूछे क्या समग्र सुश्रुत पर लिखी गई, तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ सूत्र स्थान पर, सुश्रुत के सूत्र स्थान पर। आगे देखोगे एक पॉइंट लिखा हुआ है 13th सेंचुरी, और उसके नीचे लिखा हुआ है चक्रदत्त। तो वो क्या है, वो ये है कि चक्रदत्त के टाइम तो 11वीं शताब्दी है, आपने पढ़ी रखा है पीछे। पॉइंट पूरा इस तरह से है कि एक निश्चलकर नामक वैद्य थे, उन्होंने 13वीं शताब्दी में चक्रदत्त के ऊपर रत्न प्रभा नाम से टीका लिखी है। इसको आप याद रख लोगे। तो चक्रदत्त जो 11वीं शताब्दी की बुक है, इसके ऊपर निश्चलकर नामक वैद्य ने 13वीं शताब्दी में रत्न प्रभा नामक टीका लिखी। चक्रदत्त में परपटी कल्पना का सबसे पहला उल्लेख आया। तो आपको ध्यान रखना है, परपटी कल्पना का प्रथम वर्णन किस आचार्य ने किया, तो चक्रपाणी ने, चक्रदत्त जो उनकी बुक है उसमें। वो भी कहाँ पे, ग्रहणी प्रकरण, यानी जब ग्रहणी दोष चिकित्सा पढ़ा रहे हैं तो वहां पर बात की है उन्होंने। तो बिल्कुल ध्यान रखोगे। निश्चलकर वैद्य, रत्न प्रभा टीका। चक्रपाणी की बात करें, इनकी बुक जो है चक्रदत्त कह रहे हैं उसमें लगभग 78 प्रकरण है। प्रकरण कह लो चाहे अध्याय कह लो, कि लगभग 78 अध्याय है वहां पर। इन्होंने राज्यक्षमा में विंध्यावासी योग का प्रयोग बताया, बहुत जरूरी योग है, आपको रटा हुआ होना चाहिए कि विंध्यावासी योग का प्रयोग कहाँ बताया गया, तो राज्यक्षमा में। किसने बताया, चक्रपाणी ने। परिणाम शूल में सप्तामृत लोह। तो देखो ये दो कंडीशन होती है मेनली, पेन वाली जो हम पढ़ते हैं, एक है परिणाम शूल और एक होती है अन्न द्रव शूल। चाहे तो लिख लो परिणाम शूल और अन्न द्रव शूल। दोनों में अंतर क्या है, परिणाम शूल में पेन तब होता है जब आपका खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट हो जाए। इसको मेनली रिलेट करते हैं डियोडनल अल्सर के साथ, परिणाम शूल को, डियोडनल अल्सर। ठीक, आपने खा लिया, वो डाइजेस्ट हुआ, तब पेन होगा। अब क्योंकि पेन हो रहा है भोजन डाइजेस्ट होने के बाद, तो ये क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट भोजन खा लेते हैं तुरंत, जैसे इनको पेन होता है ना फिर खा लेते हैं, क्योंकि उससे पेन इनका सबसाइड हो जाता है। तो इसीलिए ये वाले पेशेंट जो होते हैं जनरली आपको ऐसा मिलेगा कि ये स्थूल हो जाते हैं अपने हैबिट्स की वजह से, ईटिंग हैबिट्स की वजह से मोटे हो जाते हैं, स्थूल। जबकि दूसरा जो हम बात कर रहे हैं अन्न द्रवशूल, उसका भोजन के साथ कोई संबंध नहीं है, वो भोजन के सभी काल में शूल हो सकता है, जब भोजन खाया हो, जब पच रहा हो, जब पच गया हो, तो कभी भी हो सकता है। उसको हम लोग रिलेट करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के साथ, और उसके पेशेंट्स में ऐसा नहीं है कि वो स्थूल मिलेंगे, वहां कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो याद रखेंगे 78 प्रकरण या अध्याय का उल्लेख आया, राज्यक्षमा विंध्यावासी योग आया, परिणाम शूल में सप्तामृत लोह। ये याद नहीं करना सप्तामृत लोह, कोई जरूरी नहीं है, देख लोगे। उस परिणाम शूल में शतावरी मंडूर भी आया है, तारा मंडूर आया है। बाल रोगों में स्वर्ण गैरिक बताया, वमन किसी को हो रहा हो तो उसमें ताम्र भस्म का प्रयोग बताया, वमनार्थ नहीं है, वमन की कंडीशन में ताम्र भस्म का प्रयोग बताया। अर्श में रस गुटिका, राज्यक्षमा में रसेंद्र गुटिका, अम्लपित्त में शुद्धावर्ती गुटिका, अग्निमांद्य, पानीय भक्तवटी, इसको याद कर लो, अग्निमांद्य, पानीय भक्तवटी। मसूरिका में कजली का प्रयोग, मसूरिका उसमें कजली का प्रयोग, इसको ध्यान रखो, कुजली नहीं है, कजली है। प्रसव के विलंबित होने पर च्यवन मंत्र, उभय त्रिशंक यंत्र का प्रयोग, उभय पंचदशक यंत्र का प्रयोग, तो देख लेना, ये कुछ मंत्र वंत्र चिकित्सा बताई है प्रसव के विलंबित होने पर। शुक्र स्तंभन के लिए करंज के बीज के भीतर पारद रखकर ऊपर से सोना चढ़ाकर मुख में धारण करने की बात आई है, शुक्र स्तंभन के लिए।
करंज के बीज के भीतर पारद रखो, ऊपर से सोना चढ़ा के मुख में उसको धारण कर लो। अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, आपको बिल्कुल याद करना है कि मृग श्रृंग भस्म का प्रयोग हृदय रोगों में, मृग के जो सींग होते हैं उसकी भस्म, तो मृग श्रृंग भस्म का प्रयोग हृदय रोगों में। शंख भस्म परिणाम शूल। 13वीं सदी लिखा तो ये किसकी सदी होगी? जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। रत्न प्रभा टीका है, निश्चल का नामक वैद्य ने लिखी है। ठीक है, सुनिए आप फिर वैसे करने लगे हो, पीछे 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 पढ़ते हो आगे निकलने के बाद। नहीं सर, आपने कहते कि जब पेज खत्म हुआ तब पूछ लीजिए, ठीक, समझ में नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश देखो ये करो, अब बीच में वो फिर आगे ध्यान नहीं आना चाहिए ऐसे, या तो फिर सेशन के बाद ध्यान आए। अगर आपका माइंड वहीं, देखो इसलिए नहीं कह रहा कि कोई मुझे आपत्ति है उसमें, बता तो मैं दूंगा ही, कोई बात नहीं, जहाँ लिखा है देख के बता दूंगा, नहीं बताऊंगा। परेशानी क्या है कि अगर आपका माइंड वहीं बना रहेगा ना, तो मैं कुछ भी बोलता रहूं, जैसे कभी देखना आप कोई सामने वाला कुछ बोल रहा हो और आपका माइंड नहीं सर, हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज पूछना है, अच्छी बात है। लेकिन चलो खैर, चलो आप ऐसा करते हो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, स्पेशली सुन लेना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे साथ ही साथ चलो। अगर माइंड पीछे वाले में रह गया आपका उस समय, तो क्या होगा, आपका दिमाग रहेगा पहले वाले में, मैं इधर मेहनत कर रहा हूँ खूब ज्यादा कि आप याद कर लो, लेकिन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड पुराने वाले में अभी। ठीक है, तो उसको या तो ऐसा कर लो, रूल ही बना लो, जो लिख लिया मैं भी बाद में पूछ लूंगा, या फिर तुरंत ही पूछ के खत्म करो। अगर ऐसा है कि रहेगा माइंड में परेशान कर रहा है, तो उस उलझन को खत्म कर दो, तुरंत पूछ लो, फिर कोई बात नहीं। अगर ऐसा लग रहा है उलझन ज्यादा हो रही है, तुरंत पूछ लो फिर उसकी। देखेंगे आगे, चलो। शंख भस्म परिणाम शूल। मयूर पिछ भस्म तो कह रहे हैं हिक्का श्वास में इस्तेमाल करता है। व्याघ्री हरित की कास में देख लेना, मयूर पिछ भस्म देख लेना, व्याघ्री हरित की देख लेना। गृध्रसी यानी सियाटी का जो आप बोलते हो, उसमें शेफाली का पत्र को आत, विष्णु तेल, लक्ष्मी विलास तेल देख लो, कोई जरूरी नहीं है, शेफाली देख सकते हो, इसका क्वाथ इस्तेमाल करते हैं। गुल में कांकायन गुटिका है। ये वो नोट्स है नहीं जो मैंने करेक्ट किए थे, ये मुझे देखने पड़ेंगे, वो लैपटॉप से निकालने पड़ेंगे, ये गलत वाले नोट्स हैं, मैं काफी गलतियां हैं। आमवात में सिंगनाथ गुगलू, आमवात सिंगनाथ गुगलू ये आपको पढ़ा चुका हूँ। केशोर गुगलू रक्तवात के अंदर, और आमवात के अंदर सिंगनाथ गुगलू। इसके चलो मुझे कंटेंट बता दोगे। लक्ष्मी, लक्ष्मी सिंगनाथ गुगलू में क्या क्या पढ़ा होता है, क्या पढ़ा है आपको? गंधक हम्म, सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। गंधक लक्ष्मी एग्जाम है यूजी के अभी हाल फिलहाल में आपके भी? सर इंटरनल चल रहे हैं। चल रहे हैं इंटरनल, चलो तो कुछ नहीं कह रहा मैं, ठीक है, फिर वहां फोकस करो। ठीक है चलो कोई बात नहीं, फिर और कौन बताएगा मुझे? गंधक एरंड है ना, तो गंधक एरंड को स्पेशल ध्यान रखना है, कैस्टर गंधक सल्फर एरंड। ठीक है, सर इसमें त्रिफला भी होता है। त्रिफला भी होता है, त्रिफला भी होगा, गुगलू भी हो गई, लेकिन जो मेन कंटेंट है, सवाल जो बनता है वो जो दो चीजें बताई, एरंड और दूसरा गंधक, वो स्पेशली याद रखोगे। वो बात क्या बोल रहे हैं? संधिवात में, संधिवात में योगराज गुगलू का हम इस्तेमाल कराते हैं जनरली। ठीक है, लेकिन आपको संधिवात में ये सिंगनाथ गुगलू का नाम भी मिल जाएगा। ठीक है, चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद तो कह रहे हैं 8वीं शताब्दी में हुआ, सरक इंडियानस के नाम से, अरबी भाषा। सर बोलिए। सर ये जो गृदसी में शेफाली का क्वाद, ये पारिजात होता है? हाँ पारिजात होता है। ठीक, थैंक वेलकम, आगे देखते हैं। तो गुल में कांकायन गुटिका, आमवात में सिंगनाथ गुगलू, चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद 8वीं शताब्दी। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसको, चलो जल्दी जल्दी। तो सरक इंडियानस के नाम से है। हिंदी अनुवाद सबसे पहले कह रहे हैं पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने किया। अब तक जो पीछे बात की हमने वो संस्कृत टिकाऊ की बात थी, और संस्कृत की ही जो चीजें थी वो थी सारी, या फिर अरबी आई सरक इंडियानस। अब हिंदी भाषा में लिख रहे हैं कि पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने सबसे पहले इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। हिंदी टिकाऊ का नाम लिखा है कि कौन कौन है हिंदी टिकाई लिखने वाले राइटर के नाम लिखे हैं। श्री कृष्ण लाला राम, अच्छा श्री कृष्ण लाला राम प्रसाद शर्मा, जयदेव विद्यालंकार, नाम पढ़ लो कोई खास नहीं। एक आगे लिखा है अत्रिदेव विद्यालंकार का नाम, तो वो देख लेना, उसके लिख रहा है कि
चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय तीनों पर टीकाएं लिखी हैं। जैसे पीछे जजेट का पढ़ा आपने, उस तरह इनका भी याद रख सकते हो। काशीनाथ और गोरखनाथ चतुर्वेदी ने विद्योतनी हिंदी टीका लिखी। काशीनाथ और गोरखनाथ ने विद्योतनी नाम से हिंदी टीका लिखी। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, देखो आपकी गाइड्स में तो ये लिखा हुआ मिलता है, जो आपकी गाइड है, कि जामनगर में सबसे पहले 1949 में अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था। लेकिन सर्च करो तो मिलता है कि ये जो हुआ था अविनाश चंद्र ने ही किया था, अंग्रेजी भाषा में ही किया था, लेकिन कलकत्ता में किया था, ऐसा मिलता है। वो हमारे काम की ज्यादा बात है नहीं, आप तो मेनली ईयर से, बल्कि ईयर में भी चेंज है, ईयर भी वहां पे कर रखा है अराउंड 2000, इस तरह का कर रखा है। और ये वाला जो है जामनगर वाला का, ये कर रखा है पीजे मेहता थे, पूरा नाम था उनका प्राणजीवन मेहता जी, पीजी मेहता जी, उन्होंने 1949 में किया, ऐसा मिलता है। अब लेकिन आप ये क्वेश्चन लगाने जाओगे गाइड में, हर जगह आपको 1949 के साथ ही लगा रखा है आंसर, जामनगर से, तो क्या करें इसके अंदर, है ना। तो दोनों चीजें याद रखो। अगर मान लो वहां स्पेसिफिक दे दे, लिख लो ना, लिखो प्राण जीवन मेहता, अंग्रेजी भाषा वाला, जामनगर से जो हुआ, प्राण जीवन मेहता, ठीक है। और सबसे पहले जो किया उसको ऐसे लिख लो अविनाश चंद्र, आप ऐसा कर लो, सबसे पहले अविनाश चंद्र अंग्रेजी भाषा में, और 1949 में ही अंग्रेजी भाषा में जामनगर से पीजी मेहता जी ने कराया था। आगे देखेंगे। सर जो कलकत्ता वाला बोल रहे थे आप, अविनाश चंद्र, हाँ वो पहले, वो अविनाश चंद्र वाला है ना, 2000, सॉरी, वो हुआ है 1890 के आसपास। टाइम फिक्स नहीं है उसका, वो आप नेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा आपको, 1890 के आसपास लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इसी पे मिलता है, 1949 और अविनाश चंद्र, ऐसे ही क्वेश्चन एक साथ मिलता है ज्यादातर। अब क्या करें, इसमें चला आ रहा है, चला आ रहा है ये भी। लेकिन ओरिजिनल जो है वो आप सर्च करोगे तो यही मिलेगा कि 1890 के आसपास अविनाश चंद्र ने किया, और 1949 में ये पीजे मेहता ने किया जामनगर से। अब एग्जाम में जैसा है अपने हिसाब से इसको आंसर लगा लेना, मैं क्या बोलूँ उसको सही गलत, क्वेश्चन तो आज तक यही मिलता है कि अविनाश चंद्र ने किया बस सबसे पहले, तो वो याद रखना। आगे देखो, अष्टांग आयुर्वेद का डिवीजन लिखा हुआ है, तो इसको हम देखेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो इसमें 8 अंग जो है आयुर्वेद के कैसे कैसे उसकी बात की गई है, तो लास्ट इसको फिनिश करेंगे, इतिहास आज कंप्लीट हो जाएगा, और मेन चरक संहिता पे हम आ जाएंगे इसके बाद। छोटा सा ब्रेक, 5 मिनट्स, वापस आप कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।